नमस्कार, आपका बीएस ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रामवरण मीना आपकी कक्षा 10th का सिलेबस पूरा करवाऊंगा। ठीक है, हमने उस दिन जाना था 4 चैप्टरों के बारे में कि उस दिन कौन कौन से चैप्टर हम कैसे कैसे करेंगे, उनके अंदर क्या है। 4 चैप्टरों के बारे में जाना था उस दिन। आज उससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। उस दिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से पूरा सिलेबस नहीं समझा पाए थे। ठीक है, तो आज अपन उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में अपन पढ़ेंगे, ये 5 नंबर चैप्टर, इसमें अपन पढ़ेंगे एक तो पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। समांतर श्रेणियां क्या होती हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। आपके लिए वैसे थोड़ा बहुत बता दिया है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? समांतर श्रेणी 1 2 3 और 4, ये कोई भी श्रेणी है। हमें नहीं पता कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, अपन इसको पहचानेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो बेटा देखेंगे, सबसे पहले पहला पद कितना है इसमें? 1 है। पहला पद कितना है? 1 है। दूसरा पद कितना है? 2 है। तीसरा कितना है? 3 है। चौथा कितना है? 4 है। हम दूसरे में से पहला घटाएं, अंतर करो। 2 में से गया तो कितना बचा? 1। 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। और 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, तो इनके मध्य देखो सभी जगह अंतर कैसा है? समान है। यही होती है आपकी समांतर श्रेणी। अगर पदों के मध्य अंतर समान हो तो कैसी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, अपन इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे अपन एपी का nवां पद। एपी का nवां पद मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद। जैसे 1 2 3 4 10 हम n तक गए। n पदों तक nवां पद अपन ज्ञात करना है कि nवां पद कितना होगा, ये वाला। ठीक है, अंतिम पद या nवां पद। तो ये होता है आपका n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यही होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इस तरह से अपन nवां पद निकालना सीखेंगे उसमें। उसके बाद ap के प्रथम n पदों का योग, ap के प्रथम n पदों का योग। इसके बारे में भी अपन 2 तरह के फॉर्मूला पढ़ते हैं जब प्रथम पद तथा सार अंतर दिए हों। तो जब अपन पढ़ते हैं Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कब पढ़ते हैं ये वाला? जब प्रथम पद दिया हो, a का मान दिया हो, और क्या दिया हो? सार अंतर d दिया हो, तब अपन पढ़ते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, n पदों के योग के लिए। दूसरा पढ़ते हैं अपन फॉर्मूला Sn बराबर n बटे 2 a प्लस n। ये कब पढ़ते हैं? जब प्रथम पद और अंतिम पद दिए हों। जब अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये वाला। तो इसी में यही है कि एपी के n पदों, प्रथम n पदों का योग। ठीक है, और भी पढ़ेंगे लगातार। शुरू से प्रथम n पदों का योग होता है Sn बराबर n कोष्ठक n प्लस 1 बटे 2। ये भी फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे। इस तरह से अपन 5वां चैप्टर क्लियर करेंगे। इसके बाद 6वां चैप्टर देखेंगे। 6वां चैप्टर है आपका त्रिभुज। कौन सा है? त्रिभुज। त्रिभुज में अपन पढ़ेंगे समरूप आकृतियां क्या होती हैं। ठीक है, समरूप आकृतियां मतलब उनका रूप एक जैसा हो। अगर इसकी भुजा 1 2 3 है, इसकी भी भुजा 1 2 3 है, और इसकी भी भुजा 1 2 3 है, केवल रूप एक जैसा हो। उनकी भुजाएं सेम होना जरूरी नहीं है, केवल रूप एक जैसा हो, अनुपात समान हो, तो अपन समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। समरूप आकृतियां। इसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, उसमें भी करेंगे नियम पढ़ेंगे अपन एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। फिर पढ़ेंगे अपन एस ए एस, 2-3 नियम है, इनके बारे में अपन जानेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। कसौटियों में अपन प्रमेय करेंगे, किस त्रिभुज की कहां पे कौन सा नियम काम कर रहा है, तो उनकी कसौटियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 7, बहुत ही इजी टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा है ये?
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम पढ़ते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या पढ़ते हैं? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, कोई भी ए और बी को पॉइंट दिए होंगे, उनके मध्य जो दूरी होगी, मान के चलो ए बी के दो पॉइंट है, इनकी मध्य दूरी, ए की निर्देशांक क्या है? x1 y1, और इसी तरह बी की निर्देशांक क्या है? x2 y2। इनकी जो मध्य की दूरी होगी वो क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपन इस फॉर्मूले से सभी डिस्टेंस दूरियां अपन निकालेंगे। ये भी पता करेंगे कौन सा आयत है, कौन सा समरूप त्रिभुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है, कौन सा समबाहु त्रिभुज है, कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है, हम इत्यादि के बारे में इसमें भी जानेंगे। इसके बाद है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। हमारे सिलेबस में केवल विभाजन सूत्र में एक ही है, इंटरनल फॉर्मूला, अंत विभाजन सूत्र। कौन सा है? अंत विभाजन सूत्र। अपन केवल ये पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? अंत विभाजन सूत्र, ठीक है, ये टॉपिक। इसमें कैसे पढ़ते हैं? अंत विभाजन सूत्र क्या होता है? कोई भी दो बिंदु होंगे ए और बी, ये कोई बिंदु सी होगा, इसको अंत विभाजित करेगा m1 अनुपात m2। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? x1 अनुपात y1, इसके x2 y2। डिटेल में हम चैप्टर में जानेंगे। अंत विभाजन सूत्र पढ़ लेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। बाकी का डिटेल में अपन यहां से आगे पढ़ेंगे जब जानेंगे। इसके बाद अपन चलते हैं त्रिकोणमिति पे। कहां पे? त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति का परिचय, इस पे चलेंगे अपन। त्रिकोणमिति ये भी काफी सरल चैप्टर है। त्रिकोणमिति बहुत ही सरल है। त्रिकोणमिति अकेला 12 नंबर का आता है। कितने का आता है? 12। इसके बाद मैं त्रिकोणमिति कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 12 नंबर का आता त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय हम पहली बार पढ़े, कक्षा 9 में थोड़ा बहुत सुना होगा आपने। साइन थीटा, और कौन से होते हैं? कॉस थीटा, और कौन सा होता है? टेन थीटा, और सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में मात्र ये 6 ही होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात हम भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कोसेक, ये वाले हम इनके बारे में जानेंगे। कुछ हम इसके बारे में विशिष्ट अनुपात भी होते हैं, सारणी का मान लेके। किसका मान लेके? सारणी का मान लेके। अपन सारणी भी ज्ञात करना सीखेंगे। वहां पे साइन की क्या होती है? जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और a। ये 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, और 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो अपन त्रिकोणमिति अनुपात के लिए सारणी भी याद करेंगे। वहां पे पढ़ेंगे सारी चीज, बहुत सरल होती है ये। इसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या अकेले में से 6 नंबर का सवाल आता है। आज तक ऐसे भी कर दिया है 3 + 3 करके। 2 सवाल भी पूछ लेते हैं। सर्वसंख्या 3 होती है मुख्य। कितनी होती है? 3। पहली सर्वसंख्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली सर्वसंख्या होती है। दूसरी होती है आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है आपकी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इन तीनों सर्वसंख्याओं के आधार पर हम प्रत्येक सवाल को क्या करेंगे? सिद्ध भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। ये मुख्य 3 सर्वसंख्या हैं, इनसे अपन इनको सभी को हल करेंगे, ठीक है। 8 चैप्टर हो चुके हैं यहाँ तक। अब 9वां चैप्टर आता है त्रिकोण ऊंचाई, वो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। उसमें हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। कौन सा आता है? त्रिकोणमिति के, मैं बता देता हूँ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ठीक है। इसमें आ नहीं पाया 9। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग।
इसमें हम पढ़ते हैं केवल सारणी के मान ज्ञात करके। जैसे हम 8.2 में सारणी पढ़ेंगे, उसके मान ज्ञात करके अपन पढ़ेंगे sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसी तरह से हम 3 याद करके पूरी प्रश्नावली हल कर लेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये वाले फॉर्मूलों का उपयोग करके हम कभी ऊंचाई निकालेंगे, कभी उसका डायगोनल कर्ण निकालेंगे, कभी हम आधार निकालेंगे। तो कभी तो सीढ़ी बोलेगा वो, कभी दीवार से दूरी पूछेगा, नीचे की ऊंचे बिंदु शिखर से, और नीचे तल की दूरी पूछेगा। तो अपन इससे निकाल लेंगे 9 प्रश्नावली। ठीक है, ये 3 नंबर की होती है मात्र। 9 कितने नंबर की है? 3 नंबर की। काफी सरल है 9 भी। इसके बाद अपन चलते हैं 10 प्रश्नावली। व्रत कौन सी 10 व्रत है। दस प्रश्नावली आपकी व्रत, बहुत ही सरल प्रश्नावली 10वीं व्रत। आप वैसे सभी जानते होंगे व्रत के बारे में, तो जानते हैं क्या? हाँ, क्या है व्रत? है ना, सभी जानते हैं, सरल भी है। इसमें हम पढ़ेंगे व्रत की स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट लाइन क्या होती है। जैसे ये व्रत को किसी भी बिंदु पे क्या कर रही है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है। इसको पूरी लाइन को क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो जाएगी, इस व्रत की स्पर्श रेखा हो जाएगी। ऐसे पढ़ेंगे एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अंदर से किसी व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बाह्य बिंदु से किसी व्रत पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। व्रत की स्पर्श रेखा। दूसरा है एक बिंदु से एक व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, जो अभी मैं बता रहा हूं। बाहरी में बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया। अब यहां से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, देखो एक ये केवल कितनी स्पर्श रेखा खींची, P मान लो, Q मान लो, R मान, PR और PQ कितनी खींची जा सकती हैं, 2। कितनी खींची जा सकती हैं, 2। एक ये रही और एक ये। अगर हम थोड़ा भी यहां से चेंज किया तो इसको क्रॉस कर जाएगी और स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। तो ये भी काफी सरल है। इसमें केवल व्रतों पर स्पर्श रेखा अपन ज्ञात करते हैं, इसी के आधार पर एक दो प्रमेय फॉल करेंगे। इसके बाद क्या है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल अपन इसमें पढ़ेंगे लघु व्रत, दीर्घ व्रत, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। मान के चलो हमने कोई भी जीवा खींची, ये व्रत कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में। कितने में बांट रही है, 2 भागों में। एक छोटा भाग होगा, एक बड़ा भाग होगा। छोटे को बोला जाता है लघु। क्या बोला जाता है, लघु। और किसका हिस्सा है, व्रत का हिस्सा, तो व्रत खंड, लघु व्रत खंड। ये माइनर है, माइनर सेक्शन है। और ये नीचे वाला कैसा है, बड़ा है। और दीर्घ को क्या बोला जाता है, बड़े को दीर्घ व्रत खंड। इनके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपन, त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अंदर पढ़ेंगे हम इनके बारे में, त्रिज्य खंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। केवल इसमें एक ही है, त्रिज्य खंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड में पढ़ेंगे अपन ये वाला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होता है त्रिज्य खंड, मान के चलो ये कोई भी आपका व्रत है, ये कोई भी आपका व्रत है, ये इसका सेंटर क्या है, सेंटर O, केंद्र बोलेंगे। ये त्रिज्याएं हो गई, 2 त्रिज्याओं तथा चाप की लंबाई, 2 त्रिज्याओं तथा चाप की लंबाई। त्रिज्या B मान लो, A मान लो, और ये L। OB क्या है, त्रिज्या R है। OA क्या है, त्रिज्या R है। त्रिज्याओं तथा वृत्त की चाप की लंबाई के द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि त्रिज्यों के द्वारा खंड बनाया गया है। ये त्रिज्या अलग से बना दिया, नहीं बनाया। इसमें भी हम 2 पढ़ेंगे, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु का मतलब अभी बताया, छोटा हिस्सा। ये तो कैसा हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। और ये ऊपर वाला कैसा, देखो एक हिस्सा तो ये हो गया और एक हिस्सा आपका हो गया ये यहां तक। देखो ये भी तो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला। तो ये कौन सा हो जाएगा,
दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। वहां पे फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है फॉर्मूला त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये तो हो जाएगा लघु के लिए, और दीर्घ के लिए होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बट्टे 360, ये होता है दीर्घ के लिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप शुरू से पढ़ते हैं, कक्षा 9 में भी पढ़ी होगी। ये प्रश्न पढ़ी है नहीं पढ़ी है? घन का, घनाभ का, शंकु का, बेलन का, गोले का, ये अपन इनके क्षेत्रफलों के बारे में जानेंगे। लेकिन इसमें क्या लिखा है? ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संयोजन का मतलब होता है बेटा जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। पता है कभी वृत्त के ऊपर शंकु बना देगा, कभी गोले के ऊपर क्या बना देगा? शंकु बना देगा, इसका पूछेगा क्षेत्रफल, ठीक है। और कभी बेलन के ऊपर बना देगा, कभी बेलन के ऊपर बना देगा, इसके पूछेगा। कभी कुल्फी नुमा बना देगा, जैसे ये लो, इसका ही पूछ लेगा। तो अपन क्षेत्रफलों के बारे में जानेंगे। फिर इनके आयतनों के बारे में, इनके आयतनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी सबसे सरल टॉपिक है, सबसे ज्यादा नंबर का रहता है अकेला। सांख्यिकी में पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। एक तो मीन पढ़ेंगे, माध्य अपन पढ़ते हैं ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत पढ़ते हैं, उसी से मिलता जुलता होता है माध्य। माध्य ज्ञात करने के अपन कितनी विधि पढ़ेंगे? 3 विधि पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? 3। माध्य ज्ञात करने की कितनी विधि पढ़ेंगे? 3। एक तो होगी आपकी प्रत्यक्ष विधि, एक होगी आपकी कल्पित, कक्षा 9 में भी था ये, कल्पित माध्य विधि। और तीसरी कौन सी होगी? पग विचलन। कौन सी होगी? पग विचलन। 3 विधि हो गई, ठीक है। माध्य के बारे में जानेंगे। इसके बाद बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक भी हम 2 तरह के पढ़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो बहुलक एक तो होगा जैसे 1 2 1 3 1 4। बेटा सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति हुई है? 1 की। कितनी की हुई है? 1 की। मतलब बहुलक जो जितनी सबसे ज्यादा बार आए, बहुत बार आए। कितना आया है? कितनी बार आया ये? 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा इसका? बहुलक। क्या हो जाएगा? बहुलक। ऐसे ही पढ़ेंगे हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। उसका फॉर्मूला होता है बहुलक के लिए, क्या होता है? f बराबर होता है n प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और यहाँ पे हो जाएगा पूरे के गुणा में h। इनके बारे में अपन जानेंगे। वहां पे h क्या होता है? वर्ग अंतराल है। f1 क्या है? वर्ग की बारंबारता है या उससे पहले की है, उनके बारे में हम डिटेल में चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद है आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे संचयी बारंबारता के द्वारा अपन कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता इसके द्वारा निकालते हैं माध्य। संचयी बारंबारता CF काम में आती है। वहां पे इसका सूत्र होता है L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू n। अपन ये भी फॉर्मूला काम में लेंगे। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आएगा, वो आएगा प्रायिकता। कौन सा आएगा? प्रायिकता, ठीक है। कौन सा आएगा? प्रायिकता। 14 नंबर चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। बहुत ही सरल है, मात्र 1 या 2 दिन का टॉपिक है प्रायिकता। वैसे लगता है कठिन है, नहीं, बहुत सरल है। अपन जीवन में जो घटनाएं देखते हैं उनकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, कितनी बार हमने उसको उपयोग में लिया है, कुल दिनों की संख्या क्या होती है। ताश तो सभी का फेवरेट खेल है या नहीं? कुछ तो जानते होंगे ना ताश खेलना, या नहीं जानते हैं? जानते होंगे। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। इसमें भी अपन पढ़ेंगे 4 तरह के मुक्त। देखो, एक तो हो जाएगा चिड़ी, एक हो जाएगा हुक्म, और एक हो जाएगा पान, और एक हो जाएगा ईंट, ठीक है। इनमें से 2-2 तरह के बांटो। ये दोनों बेटा कैसे पत्ते होते हैं? काले। कैसे होते हैं? काले।
और ये दोनों पत्ते कैसे होते हैं, लाभ। कैसे होते हैं, लाभ। टोटल ये कितने कितने होते हैं देखो, ये 12, सॉरी ये 13, ये 13, ये 13 और ये 13। काले कलर के कितने हुए टोटल, 26। लाल कलर के कितने हुए, 26। अपन डिटेल में जानेंगे, एक्का कितने होते हैं, गुलाम कितने होते हैं, बेगम कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस अपन ऐसे कवर करेंगे। इनके बारे में क्या है वो अपन ने आज जाना। इसके बाद जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मेन टारगेट रहेगा 100/100। अगर वास्तव में आप मेहनत करेंगे तो मैथ बहुत ही सरल विषय है, बहुत ही ज्यादा सरल है। थोड़ा सा आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, बाकी की पूरी मेहनत मैं करवाऊंगा। लेकिन कोई समस्या आती है आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ लेना, यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम इनको यूनिटों में बांट के पढ़ेंगे। कैसे बांट के पढ़ेंगे, यूनिटों में। गणित में नंबर लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, प्रैक्टिस की। इसकी होती है प्रैक्टिस की। तो जैसे मैं यहाँ पे कराऊंगा वो काम आपको घर पे करना है, और फिर वापस अगर समझ नहीं आता है मेरे से दूसरे दिन पूछना है। तो ये हुआ आपका सिलेबस। अब मैं यहाँ से आगे एक चैप्टर से पढ़ाना स्टार्ट कराऊंगा, वो आपके लिए आगे मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है।